नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ईरान में मची तबाही के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से एक बेहद दिलचस्प किस्सा खामनेई से जुड़ा सुनाया गया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं खामनेई साहब से मिला तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। सवाल किया कि आपको पता है कि पर्शियन भाषा कहां से आई, हम कहां से जुड़े हुए हैं। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने संस्कृत भाषा को अहम अपने लिए बताया, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा कहा कि पर्शियन भाषा संस्कृत से निकली हुई है। अब जो दिलचस्प किस्सा उन्होंने सुनाया, एक बार आपको भी सुनवा देते हैं क्या कुछ बातें उस दौरान हुई थी। अयातुल्लाह खोमेनी जी ने मुझे, जब उनको मैं मिला था, उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा, मिस्टर गडकरी आपको पता है? मैंने कहा क्या? बोले हमारी पर्शियन कहां से आई? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोले इट कम्स फ्रॉम संस्कृत, ये संस्कृत से आई है। और हमारे तेहरान यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहां संस्कृत डिपार्टमेंट है और संस्कृत की चेयर है। और बाद में उन्होंने पूछा कि हमारी ओरिजिन कहाँ की मालूम है आपको? बोला नहीं। तो लखनऊ के पास हमारे पूर्वज रहते थे, वहां से हम आए हैं। अब ईरानियन संस्कृति, इतिहास, विरासत भारत जैसी बहुत बड़ी है। और वो भी ये कहते थे कि जो पुरानी आर्य संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, हिंदू संस्कृति थी, इससे हमारा नाता था। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये हमारा इतिहास है। और इसलिए हम, कोई मस्जिद में जाता है उसका विरोध नहीं करते। कोई, हर व्यक्ति को अधिकार है, कोई मस्जिद में जा सकता है, कोई मंदिर में, कोई बौद्ध विहार में, और कोई मस्जिद में जाने के बाद उसके बाद उसका अधिकार है, उसमें कोई फर्क नहीं है। पर उपासना पद्धति अलग होने के बाद हमारी संस्कृति एक है। तो नितिन गडकरी ने यह बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, नितिन गडकरी खामनेई से जुड़ा एक किस्सा सुना रहे हैं, जो संस्कृत भाषा और पर्शियन भाषा को जोड़कर कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। आखिर इन दोनों भाषाओं का मेल क्या है और ईरानी लोगों का भारतीय लोगों से क्या कुछ मेलजोल है, इस पर पूरा विस्तार से बताएं। ईरान और भारत, इस पूरे इलाके के, और चाइना भी, ये सिविलाइजेशनल स्टेट है। मतलब बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है तीनों। इंडिया भी, चाइना भी और ईरान भी। बाकी सब बाद के बने हुए। चाइना को अभी फिलहाल चूंकि मैटर है ईरान और इंडिया के बारे में, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि ईरान एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जहां संस्कृत पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में, आज से नहीं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब वहां की भाषा के अलावा संस्कृत भाषा भी वहां पढ़ाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि संस्कृत इज द रूट ऑफ आवर लैंग्वेज। मतलब कि हमारी जो पर्शियन भाषा है वो संस्कृत से निकली है। उनका ऐसा मानना है। अब भारत में भी जो हम हिंदी बोलते हैं, जो उत्तर भारत की जितनी भाषाएं हैं, उसके बारे में आमतौर पर यही कहा जाता है कि संस्कृत से ही निकली है जितनी भाषाएं हैं। आमिर खुसरो से पहले या तो यहां पर्शियन बोलते थे वो जो आए थे, या फिर यहां संस्कृत बोलते थे जो लोकल था। बाद में दोनों को मिलाकर जो भाषा निकली है, आमिर खुसरो ने उसे खड़ी बोली कहा था। और वो जो आज हिंदी के रूप में आप देखते हैं। हालांकि भाषा हमेशा बदलते रहती है, वो एक नहीं रहती है, वो चेंज होता रहता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, भाषाओं का दौर बदलता जाएगा। बिल्कुल। ऐसे भी भारत में एक कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पर बानी। बिल्कुल। हर चौथे कोस पे आपकी बानी बदल जाती है। अब ईरानी लैंग्वेज जो है और संस्कृत में या इंडियन लैंग्वेज में समानता, जब आपने ये टॉपिक दिया तो मैं देख रहा था कि कुछ है फैक्ट्स या ऐसे ही गडकरी बोल कर निकल गए। अब कुछ शब्द आप देखिए, हमारे यहां मदर को क्या बोलते हैं? मतलब कि जो यूरोप में मां बोलते हैं, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? मातृ। माते, मातृ। अब वो जो आप लिखिएगा तो पर्शियन में क्या बोलते हैं? मदर। मदर जो अंग्रेजी लिया गया है ना, वो पर्शियन से उठाया गया, हूबहू है मदर। अच्छा, मदर मिलता जुलता है। हाँ, मातृ से मदर हो गया। उसी तरह नाम को क्या बोलते हैं पर्शियन में? नाम ही बोलते हैं। हाँ। पर्शियन में भी नाम ही बोलते हैं। अच्छा। वहां भी जाके बोले, जैसे यहां मैं बोलूंगा नाम तुम्हारा, तो वहां भी यही बोलेंगे, नाम। अच्छा, वो समझ तो जाएंगे एक ही कि शब्द है दोनों के। मतलब कि मुझे अपना नाम शबनम सैफी बताना है, एक ही है। उसी तरह भाई को संस्कृत में भ्रातृ बोलते हैं।
यहाँ भाई बोला जाता है। और भाई तो वो कहे ना कि संस्कृत से दोनों निकला है, हिंदी भी और पर्शियन भी। वहां बिरादर, अच्छा। बिरादर, बिरादर समझ जाएंगे सब कुछ। हाँ। अच्छा, संस्कृत में पंच जो हो गया, वहां पंज हो गया सिर्फ। पंच और पंज मिलता जुलता है वो। हाँ। अच्छा, आप क्या बोलते हैं यहां? मतलब किसी को आदर से पुकारना है तो हम क्या बोलते हैं? आप जी लगाएंगे, आप आइए जाइए, इस तरीके से। आप बोलते हैं ना, आप बोलते हैं। वहां भी किसी को रिस्पेक्ट में आप ही बोलते हैं। अच्छा, मतलब मिलता जुलता है चीजें। यही बोला गया कि पर्शियन जो है संस्कृत से निकली है। इसीलिए मतलब कि मुझे नहीं पता, लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ही मानेंगे तो वो जो मध्य एशिया से लोग निकले थे वही सिंधु किनारे आके बस गए, और सिंधु किनारे उन्होंने वेदों की रचना की। जब आप पुरानी संस्कृत यानी वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे, तो आपको पर्शियन से और ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी, क्योंकि वही लोग आके वहां लिख रहे थे ना वेद वगैरह, सब कुछ लिख रहे थे। बाद में जब सिंधु पार आए तो जैसे जैसे बढ़ते गए तो भाषा बदलती गई, वो होता भी है। जितना ज्यादा आप, जैसे सिंधु को अगर बॉर्डर मान लें तो सिंधु से इस तरफ जितना बढ़ते जाएगा उतना अंतर बढ़ता जाएगा पर्शियन से, और जितना सिंधु से उधर बढ़ते जाएगा उतना पर्शियन से क्लोजनेस बढ़ता जाएगा। आप खैबर पख्तूनख्वा और जाइएगा तो लगभग लगभग मिलता है पूरा लैंग्वेज। बलोच जो सिस्तान प्रांत है और बलोच तो खैर वो अलग ही रहे हमेशा, लेकिन चलिए इधर से एंटर कीजिए। आप जाके पठानों को बोल दिए बिरादर, तो वो बोल रहे हैं कि भाई बोल रहा है अपना। सेम मतलब कि वो सिंधु को मैं बॉर्डर मानता हूं, सिंधु के उस पार बिल्कुल मिलता है और इस पर धीरे 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 अंतर बढ़ता जाता है। हाँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि संस्कृत हमारी ओरिजिन है, और हिंदी भी यही कहता है कि संस्कृत हमारी ओरिजिन है, बंगाली भी यही कहता है संस्कृत हमारी ओरिजिन है, कन्नड़ भी यही कहते हैं कि संस्कृत हमारी ओरिजिन है। जितनी भाषाएं हैं तो संस्कृत से ही निकली है। उस वक्त भाषा होगी संस्कृत शायद। बिल्कुल। सवाल यह है कि ऐसे वक्त पर नितिन गडकरी ने ये किस्सा क्यों सुनाया, और इस किस्से को सुनाने के पीछे का मकसद क्या था? मुझे लगता है कि वो यूनिटी दिखाना चाह रहे होंगे। हाँ। कि एक तो दोनों पुराने सिविलाइजेशन है, बहुत पुराने। ये पाकिस्तान सिविलाइजेशन नहीं था ना, वो तो बना है अभी अभी, या अफगानिस्तान जो बने हैं वो नहीं, जो पुराना देश है जिनके बीच आपस में व्यापार। जैसे सिविलाइजेशनल स्टेट आप बोलेंगे तो चाइना को बोल सकते हैं, इंडिया को बोल सकते हैं, इवन ईरान को बोल सकते हैं, इराक भी, वो मेसोपोटामिया और ये सब जो सिविलाइजेशन जहां से रहा है बहुत वक्त से लोग रह रहे, वही सिविलाइजेशनल स्टेट है। तो जो बनता है वो बिगड़ता जाता है, इधर उधर होता है, लेकिन जहां पे सिविलाइजेशन, जहां रूट है, वो हमेशा वो देश रह जाता है, हमेशा से रह जाएगा वो। तो हो सकता है इस वजह से वो कह रहे हो कि हम दो सिविलाइजेशन कंट्री हैं, हमारे बीच हजारों सालों से संबंध है, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। आपको जाके देखिएगा, किससे पूछेगा तो अरब जो हैं वो इंडिया की ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे पाकिस्तान के मुकाबले। बिल्कुल। आप वहां कोई भी रिश्तेदार आपका होगा तो पूछ लीजिएगा, वो इंडियंस को तो अच्छे नजर से देखेंगे लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की तो पता है ना कि क्या इज्जत है। अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरब से ही जो फरमान सुनाया गया था कि पाकिस्तानी यहाँ आने नहीं चाहिए, किस तरीके से वहां भीख मांगते हैं, डेमोग्राफी को ठेस पहुंचा रहे हैं। नहीं, वो इवन वो जानते हैं कि ये सब पेड़ों की शाखाएं हैं। हाँ। वो तो जड़ की रिस्पेक्ट करते हैं ना हमेशा से। और ये जो रिलीजन वाला, ये तो पाकिस्तान इसलिए जोड़ता है ना कि ताकि इसी बहाने कुछ इज्जत मिल जाए, क्योंकि अगर रिलीजन नहीं रहेगा तो फिर तो और भी कुछ नहीं रहेगा ना, समझ। ईरान भी वही है। ईरान में आप जाइएगा तो, चूंकि मैं पुणे में पढ़ा हूं, तो कुछ ईरानियंस वहां पढ़ते थे पुणे यूनिवर्सिटी में, तो हमारे दोस्त वगैरह भी थे, तो वो मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया की, वो दोस्त मानते हैं इंडिया को, बिरादर मुल्क बोलते हैं। अच्छा। और ये शुरू से है हमेशा वो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने बाद में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ या उससे पहले पर्शियन थे या कोई थे, बोले कि हमारा रिश्ता इन सब चीजों से बहुत पुराना रिश्ता है। बिल्कुल। ये तो अभी आज की स्थिति में भी देखने के लिए मिला ना कि कैसे युद्ध में सब चीजें फंस रही हैं, लेकिन ईरान ने भारत के लिए रास्ते खोले रखे, भारत के प्रति बहुत नरम रुख दिखाया। हमेशा से ये कहता रहा कि आप कच्चा तेल ले जा सकते हो। हाँ। अगर रास्ता वो देता है अमेरिका तो ले जा सकते हो, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं। और एक चीज और है, इंडिया ने भी, भारत क्या करता है, वहां से तेल लेता है तो हम अनाज देते हैं वहां पे,
चावल वगैरह बहुत देते हैं, मदद पहुंचाते और भी। तो हमने भी वो सप्लाई लाइन कभी बंद नहीं किया, कुछ भी हो जाए। ये अलग बात है, देखिए युद्ध है, चूंकि आज अमेरिका है, बड़ा ताकतवर देश है, वो सैंक्शंस लगाए हुए, तो एक कुछ मजबूरियां होती है। इन तमाम परिस्थितियों के जब चारों तरफ ईरान में सैंक्शन लगा हुआ था, तो हम ईरान के साथ चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे थे। या नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो कि मतलब अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। वो भी समझता है कि अमेरिका का प्रेशर है, इसलिए भारत मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता। हम भी समझते हैं कि यार एक बार नॉर्मल सिचुएशन आ जाए, फिर ईरान के साथ वापस सब कुछ हो जाए, हम फिर से रिवाइव कर लेंगे, चाबहार भी या फिर व्यापार भी कर लेंगे। ईरान से हमारी दुश्मनी नहीं है, अमेरिका की दुश्मनी है। तो बीच में अमेरिका ही तो अड़ा हुआ था, वरना ईरान ने तो सब चीजें स्मूथ कर रखी थी भारत के लिए। और आज भी ईरान कहता है कि हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हैं, शांति के लिए हमेशा भारत आगे रहता है चीजों को सही करने के लिए। तो क्या करें, मतलब हमारी भी तो मतलब मजबूरी है, ये बात तो वो समझ रहे होंगे। बिल्कुल, आई थिंक समझ रहे होंगे। मतलब वो मुस्लिम सेंटिमेंट से ज्यादा वो सिविलाइजेशनल सेंटिमेंट का मान। और वैसे भी शिया भारत में रहते हैं, कभी भी भारत में न कोई पर्शियन को किसी ने सताया है, न शिया को सताया। पाकिस्तान में जरूर सताया है शियाओं को, हमने नहीं सताया। हाल फिलहाल में देखा कैसे शियाओं को भगाने के लिए हमले किए गए, दौड़ाया गया। और कई ऐसे चीजें हैं जो कि भारत के बारे में कहा जाता है कि हमने इतिहास में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक को नहीं सताया। जब यहूदी भी भाग के आए थे, तो बोलते हैं कि दुनिया भर में हम पे अत्याचार हुए, पर इंडिया में नहीं हुए। जब पर्शियन भाग के आए थे इस्लामिक क्रांति के बाद, आज भी भारत में पारसी लोग हैं, वो पर्शियन मतलब जो पारसी बोलते हैं, मुंबई या गुजरात में आपको मिलेंगे, वो खूब फल फूल रहे हैं। जमशेदजी टाटा है, और वो सारा भाई वगैरह जितने आप देखेंगे ना, वो सब पारसी है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यापार किया इन लोगों ने यहाँ। तो इसका मतलब है कि हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, किसी को नहीं किया भारत ने परेशान। बिल्कुल, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और वो याद करते हैं इस बात को कि जब जब मुसीबत में थे, तो इंडिया की तरफ से हमें कभी कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने पंकज। वी आर सिविलाइजेशनल स्टेट, बिकॉज वी आर सिविलाइज्ड। बाकी तो आज अमेरिका बना है, कल नहीं रहेगा पावरफुल। सही कहा आपने। तो कितने आए कितने गए। किस्सा सुनाया, बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाया नितिन गडकरी ने खामेनेई से जुड़ा हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। आपने पूरा इतिहास इसके पीछे का बताया कि क्या दोनों देशों के रिश्ते कहां से कैसे जुड़े रहे, कैसे आज भी ईरान और भारत के रिश्ते मजबूत हैं और दोनों के बीच व्यापारिक चीजें जो हैं वो स्मूथ तरीके से हो रही हैं। हालांकि युद्ध में थोड़ी डगमगाई, वो भी अमेरिका की वजह से, लेकिन उसमें भी चीजें सफल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो चलिए, जिस तरीके से नितिन गडकरी ने ईरान से जुड़ा, खामेनेई से जुड़ा किस्सा सुनाया, उसको सुनकर आप क्या कुछ राय रखते हैं और इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।